वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो लेक्चर्स जहाँ पे हमने छोड़ा था वो इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट जो था वो राबीज़ फार्मूला था और उसी से हमने आगे बढ़ना है। थोड़ा सा हम एक दूसरे को रिकॉल कर लेते हैं। जो पीछे चीज़ें की थी वो बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था जो कि एक्स जी प्लेन में है, तो आपके पास एस जी भी है ऑपरेटर और एस एक्स ऑपरेटर भी है हैमिल्टोनियन में। तो ये हैमिल्टोनियन जो है ये डायगनल नहीं है, ये आप देख रहे हैं इसमें ऑफ डायगनल टर्म्स भी हैं। दैट टर्न्स आउट टू वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फॉर्म है ना हैमिल्टोनियन की फॉर अ टू लेवल सिस्टम, दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बिकॉज जो डायगनल पे है वो आपको स्प्लिटिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल्स शो करता है कि दो एनर्जी लेवल्स हैं, उनके दौरान एनर्जी डिफरेंस। और वेयर एस जो ओमेगा वन वाली जो डायगनल टर्म्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि देयर इज़ अ कपलिंग बिटवीन द टू लेवल्स। इसका मतलब है ट्रांजिशंस आर पॉसिबल बिटवीन द टू लेवल्स। अच्छा, फिर हमने ये बेसिक हैमिल्टोनियन जब हमारे पास आ गया तो हमने डायगनलाइज किया इस हैमिल्टोनियन को, और हैमिल्टोनियन डायगनलाइजेशन के नतीजे में हमारे पास आइगन वैल्यूज़ भी आ गई। आइगन वैल्यूज़ हमने यहाँ पे डिटरमिन कर ली और फिर हमने इस जो बेसिक हैमिल्टोनियन का उसको जब रीराइट किया तो हमने देखा कि ये हैमिल्टोनियन जो है वो एसेंशली ये उसकी फॉर्म बन जाती है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि ये नज़र आता है कि इसमें जो ऑपरेटर आ रहा है स्पिन ऑपरेटर, वो स्पिन प्रोजेक्शन लॉन्ग डायरेक्शन जनरल डायरेक्शन जिसमें यूनिट वेक्टर एन जिस डायरेक्शन में है। तो ये इसेंशली अगर हम मालूम ये करना चाहते हैं कि इनिशियल स्टेट इवॉल्व करके एक फ़ाइनल स्टेट क्या होती है सिस्टम की, गिवन इनिशियल स्टेट अगर दी हुई हो हमें, तो उसमें हमें जो बेसिक प्रिस्क्रिप्शन है, जो बेसिक तरीक़ेकार है, और जो हमें जो इनिशियल स्टेट है उसको एनर्जी आइगन बेसिस में एक्सप्रेस करना है। तो एनर्जी आइगन बेसिस जो हैं वो एस एन के आइगन बेसिस जो हैं, एस एन आइगन बेसिस जो हैं वो इस केस में एनर्जी के भी आइगन बेसिस होंगे, हैमिल्टोनियन के भी आइगन बेसिस होंगे। तो एस एन के जो आइगन बेसिस हैं जिनको हम प्लस और माइनस एन स्टेट से ज़ाहिर करते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। और एस जी की जो आइगन स्टेट्स हैं प्लस और माइनस, उनकी टर्म्स में हमने इनको एक्सप्रेस कर दिया है। ये हमने पिछले लेक्चर में ये एक्सप्रेशन वगैरह हासिल की थी। तो फिर हमने एग्ज़ाम्पल अब हम कर रहे थे कि अगर इनिशियल स्टेट जो प्लस स्टेट है तो स्पिन फ्लिप की क्या प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्लस से माइनस में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये हम मालूम करना चाह रहे थे। तो इनिशियल स्टेट आपकी ये प्लस स्टेट है, हमें करना क्या है कि इसको एनर्जी आइगन बेसिस में एक्सप्रेस करना है। एनर्जी आइगन बेसिस जो हैं वो एस एन के आइगन बेसिस हैं, तो हमने प्लस स्टेट को इन स्टेट्स की ये एस एन के आइगन बेसिस, तो वो एक्सप्रेस करने के लिए हमने ये यूनिट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, आइडेंटिटी ऑपरेटर का, और ये हमने रिज़ल्ट हासिल कर लिया कि साई ज़ीरो जो है आपकी प्लस स्टेट जो है वो इस तरीके से प्लस एन और माइनस एन स्टेट जो कि एनर्जी आइगन बेसिस है उनकी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है इनको। और अगर आपने टाइम वॉल्ट स्टेट मालूम करनी है तो ये फेस फैक्टर्स आता जाता है, ई प्लस और ई माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज। और जब आप प्रोबेबिलिटी डिटर्मिन करना चाहेंगे तो ये ओवरलैप आपको डिटर्मिन करना होगा, क्योंकि आप स्पिन फ्लिप चाहते हैं तो फाइनल स्टेट जो है वो माइनस स्टेट है, ये वाली स्टेट। और ये हमने मालूम किया सारी कैलकुलेशन की, तो हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट आ गया जिसको हम कहते हैं राबीज़ फार्मूला, जो राबी ने सबसे पहले हासिल किया था। इसमें दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे सामने। एक तो ये है कि जो एस जी, एक तो ये है कि लेट्स गो बैक राइट ओवर है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना वो ये है। इस फिगर को जहन में रखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है,
तो इसको अब ये जो है इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द जी एक्सिस। तो एक्स कंपोनेंट भी है जो कि B1 है, और जो जी कंपोनेंट है वो B0 है। तो जो जी कंपोनेंट है वो प्लस और माइनस जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान स्प्लिटिंग, एनर्जी स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अलबत्ता जो B1 जो फील्ड है, जो ये वाला फील्ड है, वो स्पिन फ्लिपिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिन फ्लिपिंग। बेसिक पिक्चर क्या है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक मोमेंट को रखा हुआ है तो वो प्रिसेस करता है अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अगर खाली जी एक्सेस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो प्रिसेस करेगा अराउंड द जी एक्सेस। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो प्रिसेस करता है उसको हम लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो अगर खाली जी वाला होता ना तो ये प्रिसेस करता है इस फ्रीक्वेंसी के साथ जो कि ओमेगा नॉट है, ये लार्मर फ्रीक्वेंसी। इस केस में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी है तो आपके पास दो लार्मर फ्रीक्वेंसीज हैं, ओमेगा नॉट एंड ओमेगा 1। ये ओमेगा 1 है और ये ओमेगा नॉट है, ये दोनों हैं। अब इस प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, तो क्वेश्चन ये है कि किस डायरेक्शन में ये प्रोसेस करेगा। वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि कौन मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो है जी डायरेक्शन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रिलेटिव टू द एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, या एक्स डायरेक्शन वाला ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला है बनिस्बत जी डायरेक्शन वाला। तो उस लिहाज से, वरना ये है कि अब अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये इस डायरेक्शन में है तो बेसिकली ये प्रोसेस करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन। बेसिकली जो है ये प्रोसेस करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, बी डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है इसके अबाउट ये प्रोसेस करेगा। तो इस तरीके से इसके अबाउट प्रोसेस करेगा क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये। अच्छा जी, जो हमारे पास राबीज़ का जो रिज़ल्ट आया है वो हमें कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने लेकर आता है। एक तो ये है कि अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर आपके पास जो है स्पिन फ्लिप की प्रोबेबिलिटी जो है वो इस तरीके से वेरी करती है बिटवीन 0 एंड 1। जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है इन द जी डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में फील्ड अगर वीक है तो ये जो प्रोबेबिलिटी ये 1 तक नहीं पहुंचेगी, ये इसकी कुछ स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये वो केस है जिसमें इस वाले में ये वो केस है जब आपके जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और एक्स डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब वो प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 को टच नहीं कर रही, यानी 1 तक नहीं पहुँच रही। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 को भी टच कर रही है। इसका मतलब है अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो कर रही है तो इसका मतलब है कि इस टाइम पर, ये जो टाइम कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इस टाइम के ऊपर देयर विल बी प्रोबेबिलिटी 1 ऑफ स्पिन फ्लिप। इसका मतलब ये है कि इस टाइम पर अगर आप इस सिस्टम को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं या मेजरमेंट करते हैं तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है प्लस से माइनस में स्टेट में पाया जाएगा। और इस तरीके से ये वेरी करती जाती है पीरियोडिकली। पिक्चर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्लासिकल पिक्चर अगर हम सोचें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, जी कंपोनेंट्स का कोई नहीं है। तो ये प्रोसेस जो कर रहा है स्पिन जो है वो प्रोसेस कर रहा है वो अबाउट द एक्स एक्सिस। तो ये जो प्रोसेशन है, ये जो आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है, ये अबाउट द एक्स एक्सिस हो रहा है। उसकी वजह से ये प्रोजेक्शन ऑन द जी एक्सिस जो है ये ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। तो कभी ये माइनस वैल्यू होगी, कभी प्लस वैल्यू होगी, और ये पीरियोडिकली रिपीट करेगा। तो ये इस तरीके से अराउंड द एक्स एक्सिस प्रोसेस कर रहा है जो स्पिन एक्सपेक्टेशंस है, टोटल स्पिन एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये टोटल स्पिन एक्सपेक्टेशन। तो इनिशियल अगर आपने मतलब जी की डायरेक्शन से स्टार्ट किया है तो ये प्रोसेस करना शुरू कर देगा एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अबाउट। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। तो जैसे पहले भी कहा गया कि बेसिक पिक्चर जो है वो ये है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो उसके अबाउट जो है स्पिन प्रोसेस करती है, और ये ट्रू है फॉर एनी एंगुलर मोमेंटम। ठीक है।
अब अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरल डायरेक्शन में है, उसमें एक्स कंपोनेंट भी है और जी कंपोनेंट भी है, तो उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने ऊपर भी फिगर देखा है। तो अब प्रिसेशन जो हो जाएगी वो इसके अबाउट हो जाएगी, इसके अबाउट प्रिसेशन वो ये हम यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये इस तरीके से प्रोसेस कर रहा है इसके इर्द गिर्द। अब क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये, अगर आप कंपोनेंट जो है ये जी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो ये इधर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जी के करीब आना शुरू हो जाएगा। अगर एक्स ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो एक्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, फिर वो प्रिसेशन उसके अबाउट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास जी कंपोनेंट भी एक्स कंपोनेंट भी है तो वो होगा एक्स जी प्लेन के अंदर कहीं पे, और जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रहा है उसके अबाउट जो है प्रिसेशन होगा। तो ये हमें राबीज़ फार्मूला बताता है, और राबीज़ फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत सारे जो टू लेवल सिस्टम्स हैं उनमें अगर आपके पास बेसिक इस किस्म का हैमिल्टोनियन हो तो ये एप्लीकेबल हो जाता है। बेसिक हैमिल्टोनियन आपके पास इस किस्म का हो, ये दिस इज़ द हैमिल्टोनियन, और ये टू लेवल सिस्टम्स के लिए है क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है, और इस फॉर्म अगर आपके पास आ जाए तो व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट इज़ दैट देयर विल बी सम ऑसिलेशंस, प्रोबेबिलिटी ऑसिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द टू स्टेट्स। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जो है एक और एग्ज़ाम्पल को देखते हैं जिसमें हम इसी से रिलेटेड काम करते हैं, मगर हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जो है हम वाई डायरेक्शन में रख लेते हैं। पिक्चर आपके सामने होगा क्या कि अब आपके पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, ये स्पिन एक्सपेक्टेशन जो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम जो है, जो क्लासिकल पिक्चर आपको देती है, वो ये है कि अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक्सपेक्टेशन विल प्रोसेस अराउंड द वाई एक्सिस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। और हम कहते हैं कि इनिशियल स्टेट जो है साई ज़ीरो जो है आपकी वो माइनस स्टेट है, एस जी की माइनस स्टेट जो है, और आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी माइनस टू प्लस प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, एट टाइम टी। यानी हम ये जानना चाहेंगे कि एट टाइम टी में अगर इनिशियल स्टेट माइनस है तो एट टाइम टी पे प्लस स्टेट में सिस्टम के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक। तो अब हमारा हैमिल्टोनियन जो है, जैसे हमने कई दफ़ा पहले अब कर चुके हैं, अब बार बार वही चीज़ करने का कोई मकसद नहीं है। हमारा हैमिल्टोनियन जो है वो ओमेगा नॉट एस वाई हो जाए, ये प्रिसेशन ये लार्मर फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वाई डायरेक्शन में है, इसलिए वो फिर ये चूज़ हो जाता है स्पिन का कंपोनेंट एस वाई। अब आइगन हमने अगर इसको टाइम वॉल्ट्स, हमारा मकसद ये है कि पहला का स्टेप जो है, स्टेप वन जो है वो ये है कि साई ज़ीरो को अगर टाइम वॉल्ट स्टेट मालूम करना है इन एनर्जी आइगन बेसिस हम लिखें, ठीक। ये हमारा पहला स्टेप कि एनर्जी आइगन बेसिस में हमने लिखना है इसको। अब क्वेश्चन है कि एनर्जी आइगन बेसिस क्या है, तो वो इधर से नज़र आ रहे हैं कि वो एस वाई के आइगन बेसिस ही एनर्जी आइगन बेसिस हैं, और एस वाई के आइगन बेसिस जो होंगे हैं वो आपको पता है पहले से ही, वो है प्लस वाई स्टेट और माइनस वाई स्टेट। ये हमारे पिछले लेक्चर्स का हम हवाला दे सकते हैं। एनर्जीज इनकी क्या हैं, प्लस स्टेट की एनर्जी जो है वो एच बार ओमेगा नॉट ओवर 2 है, और माइनस स्टेट की एनर्जी जो है वो एच बार ओमेगा नॉट माइनस एच बार ओमेगा नॉट ओवर 2, ठीक है। लार्मर प्रिसेशन जो हो रही है वो विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, और ओमेगा नॉट आपको पता ही है कि ओमेगा नॉट जो है हम कई दफ़ा डिफ़ाइन कर चुके हैं, वो ई बी नॉट ओवर एम
ई द इलेक्ट्रॉन मास। ठीक, अब ये मामला उसी तरह हम आगे बढ़ा सकते हैं कि हमारा मकसद है कि इस जो इनिशियल स्टेट है इसको हमने, इस इनिशियल स्टेट को हमने एनर्जी आइगन बेसिस की टर्म्स में लिखना है। तो हम क्या करते हैं कि ये हम कहते हैं कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है माइनस, जिसको हम इनिशियल स्टेट लिख लें, इसको हमने अगर एनर्जी बेसिस में लिखना है तो हम वही ये कंप्लीटनेस रिलेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये कंप्लीट बेसिस फॉर्म करते हैं प्लस और माइनस स्टेट्स। तो अगर हमने कंप्लीटनेस रिलेशन का इस्तेमाल करना है तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस वाई और ये माइनस। ठीक, ये जो है ये वाला हिस्सा जो है ये आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, और कंप्लीटनेस को याद कर, ये भी हमने पहले लेक्चर्स में हम ये चीज़ स्टडी कर चुके हैं। अब सिर्फ हमें जो चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम जो हैं इसका इनर प्रोडक्ट लेना शुरू कर दें। तो हमारे पास ये प्लस वाई है, प्लस वाई माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस वाई माइनस ये वाई वाला है माइनस, ये हमने मालूम करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम या तो माइनस स्टेट को, यानी इस वाली स्टेट को हम माइनस वाई और प्लस वाई की टर्म्स में लिखें, या प्लस वाई और माइनस वाई को प्लस और माइनस की स्टेट में लिखें की टर्म्स में एक्सप्रेस करें, दोनों सूट्स पॉसिबल हैं। अब हम पिछले लेक्चर्स को अगर रिकॉल करें तो उसमें हमने पहले जो है ये प्लस और वाई स्टेट्स को प्लस और माइनस स्टेट्स में एस सी की जो आइगन बेसिस हैं उनकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर चुके हैं, और वो रिज़ल्ट जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं पिछले लेक्चर्स वाला। ठीक है ना, ये था। और माइनस वाई जो है वो आपके पास 1/√2 था, प्लस माइनस आई माइनस। ठीक है, तो अब हम ये जो इनर प्रोडक्ट्स हैं, ये जो इनर प्रोडक्ट्स हैं ये वाले और ये वाले जो हैं ये हम डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग दीज आसानी से। ठीक है ना, अगर आपके पास इधर से अगर आप पहले वाला अगर आपने मालूम करना है तो आप बेसिकली माइनस के साथ इसका इनर प्रोडक्ट ले लें और फिर आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर लेंगे तो वो बन जाएगा। तो माइनस के साथ जब करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और इधर से जो आपके पास वो इनर प्रोडक्ट की वजह से एक माइनस साइन जब आप रिवर्स करेंगे ना, कैट को ब्रा से रिप्लेस करेंगे, माइनस साइन तो माइनस i/√2 बन जाएगा। तो रिज़ल्ट आपके पास बेसिकली जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि जो आपकी साई ज़ीरो स्टेट है जो कि माइनस स्टेट ही है आपकी, वो में आ जाएगा -i/√2 प्लस वाई, ये प्लस वाई ये वाला, और दूसरा वाला अगर आप प्रोजेक्शन लें माइनस के साथ माइनस का तो ये आ जाएगा, और फिर इसको जब आप कैट और ब्रा को इंटरचेंज करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन करनी पड़ती है, तो वहाँ से प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस आई हो जाएगा उसको ये √2 और माइनस वाई। ठीक है, तो हमने पहला स्टेप हमने कर लिया, स्टेप 1 परफॉर्म्ड हो गया, एनर्जी आइगन बेसिस में हमने लिख लिया। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, साई ऑफ टी जो है वो हम लिख सकते हैं एस, उसमें फेस फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं, तो ये -i/√2 ये प्लस वाली स्टेट है, इसलिए जो फेस फैक्टर आएगा वो प्लस वाला आ जाएगा i+t/h²। ठीक है, और ये प्लस वाई वाली स्टेट वैसे आ जाएगी, प्लस i/√2, और यहाँ क्योंकि ये माइनस वाली स्टेट है इसलिए एक्सपोनेंट में ये ई माइनस आ गया और ये माइनस वाई आ गया। ठीक है, इसको हम लार्मर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिख सकते हैं क्योंकि ई प्लस और ई माइनस ऊपर लिखे हुए हैं हमने, ये यहाँ पे थे, इन रिजल्ट्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बन गया
minus I over square root of 2 exponential minus I omega naught t over 2, ठीक है, ये प्लस y आ गया, प्लस I over square root of 2 एक्सपोनेंशियल I, ई माइनस में एक माइनस साइन है ना तो वो प्लस हो जाएगा ये, तो ओमेगा नॉट टी ओवर 2 माइनस वाई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी स्टेप 3 में हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी, तो प्रोबेबिलिटी जो है फ्रॉम माइनस टू प्लस की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास प्लस स्टेट के ऊपर साई ऑफ टी का प्रोजेक्शन लेकर आप हासिल कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये सारा करें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आपका साइन स्क्वेयर्ड ओमेगा नॉट टी ओवर 2 की टर्म्स में आ जाता है। सो इसका मतलब ये बिल्कुल उसी किस्म का केस है जिसमें थोड़ी देर पहले हमने जब सिर्फ और सिर्फ ये एक्स वाली डायरेक्शन वाला लिया तो उसकी बिल्कुल वही सिमिलैरिटी, एग्जैक्टली वो सेम सिचुएशन है। द ओनली डिफरेंस इज कि एक्स की बजाय आपने वाई कर दिया, तो एक्स हो या वाई हो दोनों जी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं, दोनों का एक ही इफेक्ट है कि स्पिन जो है वो प्रोसेस करना शुरू कर देती है अबाउट द एक्सिस। तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया हुआ है तो उसके और सिर्फ उसी को लिया हुआ है, जी डायरेक्शन वाले को नहीं लिया हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है तो स्पिन प्रोसेस करेगी अराउंड द एक्स एक्सिस। अब आपने ये केस लिया है इस प्रॉब्लम के अंदर जो हमारी अभी जो एग्जांपल थी कि मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में था, इसलिए स्पिन प्रोसेस करेगी अबाउट द वाई डायरेक्शन। उसी तरह बिल्कुल जिस तरह हमें जहाँ एक्स आ रहा था वहाँ वाई बना देना, इसमें जहाँ एक्स आ रहा था उस इधर वाई लिख दें तो आपके बिल्कुल वही चीज़ आ जाएगी और उसी तरह की आपको वो स्पिन फ्लिप्स की प्रोबेबिलिटी मिल रही। तो ये जो है ये हमने बड़ा इम्पोर्टेंट जो है एक टॉपिक स्टडी किया जिसमें हमने ये देखा कि अगर आप किसी 2 लेवल सिस्टम को लें और उसको किसी फील्ड से कपल करें तो प्रोबेबिलिटी जो है फ्रॉम बिटवीन द 2 लेवल्स कि एक लेवल से अपने स्टार्ट किया दूसरे लेवल में होने की प्रोबेबिलिटी कैसे टाइम के साथ वेरी करती है, और हमने देखा कि वो पीरियडिकली वेरी करती है और वो डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में आप कर रहे हैं, तो स्पिन प्रोसेशन जो है अबाउट दैट डायरेक्शन होगी। मगर ये सारा कॉन्सेप्ट्स जो हैं सिर्फ लिमिटेड टू स्पिन सिस्टम्स नहीं है, ये किसी भी 2 लेवल सिस्टम में आप जो है इस किस्म की चीज़ जहाँ पे ट्रांजिशंस हो रही हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और ये एप्लीकेबल है टू ऑल ऑफ दोज 2 लेवल सिस्टम। इसलिए जो स्पिन सिस्टम्स के लिए हम नॉलेज हासिल कर रहे हैं वो अप्लाई आप कर सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट 2 लेवल सिस्टम के लिए। स्पिन सिस्टम, स्पिन हाफ सिस्टम जो है इज़ अ प्रोटोटिपिकल 2 लेवल सिस्टम, मगर इट इज़ एप्लीकेबल टू मैनी अदर्स। अगर आप अब बुक की तरफ जाएं और सेक्शन 3.3 आप खुद से पढ़ें तो वो न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस पे है। वहाँ पे भी न्यूट्रिनोस जो हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन कर सकते हैं, यानी एक किस्म के न्यूट्रिनो से दूसरे न्यूट्रिनो में जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो ये उसको भी हम एक 2 लेवल सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं। वहाँ स्पिन हाफ सिस्टम नहीं है, मगर क्योंकि आपके पास 2 स्टेट्स हैं जिनमें सिस्टम हो सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो वो इसलिए जो स्पिन हाफ के लिए हमने जो चीज़ें और नॉलेज और इंट्यूशन हासिल की है वो उस पर भी अप्लाई की जा सकती है। तो मैं आपको अर्ज करूँगा कि आप जो हैं ये न्यूट्रिनो ऑसिलेशन वाला सेक्शन पढ़ें और उसमें कोई चीज़ अगर डिस्कस करनी हो तो वी कैन डिस्कस एट सम स्टेज क्लास में, जो हमारे सेशंस होते हैं उनमें भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ये आपका हुआ रीडिंग होमवर्क है, इस सेक्शन को आपने रीड करना है, रीडिंग होमवर्क, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एक इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम, और वो इस चीज़ से मुतल्लिक है कि अभी तो हमने देखा ना कि इस स्पिन फ्लिप के लिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास आपने अगर जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया हुआ है
तो एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड या वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए अगर आपने प्लस स्टेट से माइनस स्टेट या माइनस स्टेट से प्लस स्टेट में सिस्टम को ट्रांजिशन कराना। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग अगर काफ़ी हो ना एक्स डायरेक्शन, जिस तरह भी हमने ऊपर देखा कि अगर ये एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि वो जी वाले कंपोनेंट को डोमिनेट करना शुरू कर देगा, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। और अगर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जी वाली मैग्नेटिक फील्ड जो जी कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको आप इग्नोर ही कर लें या उसको ज़ीरो कंसिडर कर लें, तो प्रोबेबिलिटी 1 को भी हिट कर सकती है। मगर इसके लिए आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो क्वेश्चन ये है, क्या वीक मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी आप जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, क्या आपको स्पिन फ्लिप्स मिल सकते हैं? तो वो उस क्वेश्चन का आंसर है कि यस, वो मिल सकते हैं, मगर फिर आपको ज़रूरत ये है कि आपके पास टाइम डिपेंडेंट फील्ड्स हों इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन और वो ऑसिलेट कर रहे हों लार्मर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो फिर आपको मैक्सिमम ट्रांजिशन मिलेगी। अगर लार्मर फ्रीक्वेंसी दूर होंगे तो ये प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आप लार्मर फ्रीक्वेंसी पे वो फील्ड्स ऑसिलेट करते हैं तो जिसको हम कहते हैं कि वो ऑन रेजोनेंस है, तो उस वक्त आपको जो है ना मैक्सिमम रिस्पांस मिलता है, और उस केस में जो है ये स्पिन फ्लिप की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 को अप्रोच करना शुरू हो जाती है। तो उसी चीज़ को समझने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड जो है के कंपोनेंट्स को में टाइम डिपेंडेंस ले आते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अब इस फॉर्म का है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें जी कंपोनेंट भी है जो कि प्लस और माइनस में एनर्जी डिफरेंस ला रहा है और स्टेट्स में, और फिर आपके पास एक्स और वाई कंपोनेंट भी है, और उन कंपोनेंट्स की खसूसियत ये है कि वो ऑसिलेट कर रहे हैं एट सम फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये पीरियोडिक हैं। अब इनकी ये पीरियोडिक फील्ड्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फील्ड्स पीरियोडिक हों और वो ऑसिलेट कर रहे हों एट अ फ्रीक्वेंसी, सम फ्रीक्वेंसी ओमेगा विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओमेगा नॉट। मगर जब आप उसको जो लार्मर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करेंगे तो फिर आपके पास मैक्सिमम आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मिलेगी। तो ऑन रेजोनेंस उनको ना, अच्छा, अगर ये फील्ड की सिचुएशन है और बता भी दिया है कि ये किस किस्म की सिचुएशन से मुतल्लिक है, और ये पूरा फील्ड जिसमें ये टाइम डिपेंडेंट परपेंडिकुलर फील्ड्स आपने लगाए हों, यानी ये जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के अलावा ये कंपोनेंट्स भी आपने रखे हों, ये पूरा फील्ड जो है ये राबी के ज़माने में राबी वगैरह ने और इनके ग्रुप ने ये एक तरह से इस पूरे फील्ड को स्टार्ट किया, और ये मैग्नेटिक रेजोनेंस वाला फील्ड कहलाता है। और अब आपने कई दफ़ा सुना होगा NMR मशीन्स होती हैं और उनमें भी बेसिकली यही फिनोमेना होता है। उसमें भी जो है आप स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल आप समझ सकते हैं, को जान सकते हैं बाय लुकिंग एट फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्रांजिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशंस एंड ऑल दैट। तो ये जो है, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम उस सेंस में भी है कि इट्स डायरेक्ट फिज़िकल रेलेवेंस और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं इसकी। अच्छा, अब हम अगर इसका बेसिक हैमिल्टोनियन लिखना चाहें तो वही हमारा जो स्टैंडर्ड तरीका है, म्यू डॉट बी वाली टर्म आ जाएगी। इसमें बी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ये सारा कुछ इसमें मौजूद है, तीनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं, इसलिए इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट वी हैड बिफोर। तो अब हम एक बी नॉट के साथ एसोशिएट कर सकते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी, और एक जो है हम एसोशिएट कर सकते हैं B1 के साथ, जो आपका कंपोनेंट है ना B1, इसके साथ दूसरी लार्मर फ्रीक्वेंसी हम एसोशिएट कर सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा नॉट जो है, जब हम इसको सिंपल लिखते थे ना, जिस तरह था ना, इसमें हम एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हम इंट्रोड्यूस कर देते थे। दिस इज़ योर लार्मर फ्रीक्वेंसी जो कि B नॉट से रिलेटेड है, और फिर हम एक और, क्योंकि ये B1 भी है मैग्नीट्यूड फील्ड का, तो B1 ओवर ME भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये बेसिकली ओमेगा नॉट SG आ जाएगा प्लस ओमेगा 1 कॉस ओमेगा T SX प्लस
साइन ओमेगा टी एस वाई। ठीक है, ये बेसिक आपका हैमिल्टोनियन बन गया। ये जहन में रखेंगे, सारे ऑपरेटर्स हैं एस एक्स एस वाई, और एक कन्वीनियंट बेसिस जिसमें हम इनको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये हैमिल्टोनियन जो है, एक ख़ास चीज़ तो इसमें ये आ गई है, इधर से आप देखें तो ये ख़ास चीज़ जो इसमें आ गई है वो ये है कि दिस इज़ अ टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। इम्पॉर्टेंट ये बात आ गई है कि अभी तक हमने कोई टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन नहीं ट्रीट किया है इस कोर्स के अंदर। ये पहला इंस्टेंस, टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। क्यों टाइम डिपेंडेंट? क्योंकि एक्सप्लिसिटली ये फंक्शंस ऑफ टाइम हैं इधर, कॉस ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी। तो हैमिल्टोनियन जो है वो बेसिकली इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, अब इसमें जो हमने इस चैप्टर में और जो पिछले चंद लेक्चर्स में हम बेसिक तरकीब सीख रहे हैं कि टाइम इवॉल्व स्टेट कैसे लिखना है अगर इनिशियल स्टेट गिवन हो, और उसको एनर्जी आइगन बेसिस में एक्सप्रेस करना एंड सो फोर्थ, वो सारा जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के लिए था। टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के लिए वो होल्ड नहीं करता। तो इसका मतलब है कि वो हम प्रिस्क्रिप्शन, वो तरीक़ेकार हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें बाकायदा श्रोडिंगर इक्वेशन, जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब इधर जो है एक सूरत हाल ये है कि अब हमें एनर्जी आइगन बेसिस की ज़रूरत नहीं है, यानी उसमें एक्सप्रेस करने का हमें कोई एडवांटेज नहीं है जो पहले था, क्योंकि अब वो हम तरकीब इस्तेमाल ही नहीं कर सकते कि हम पहले एनर्जी आइगन बेसिस में लिखें और फिर फेस फैक्टर्स जो हैं इंट्रोड्यूस करें एंड सो फोर्थ। तो अब हम कोई भी कन्वीनियंट बेसिस चूज़ कर सकते हैं, और कन्वीनियंट बेसिस जो हैं वो हमारे स्टैंडर्ड जो बेसिस हैं वो स्पिन हाफ के लिए वो एस जी बेसिस हैं। तो उनकी टर्म्स में हम इसे लिख सकते हैं। हम एस जी की बेसिस की फॉर्म में हमें एस जी, एस एक्स और एस वाई पता है, तो बेसिकली हमारा हैमिल्टोनियन जो है वो एस जी बेसिस में एक्सप्रेस किया जा सकता है अगर हम उन की फॉर्म एक्सप्रेस कर लें, की टर्म्स में लिख लें। तो लेट्स जस्ट डू दैट। तो अब मैं हैट नहीं लगाऊंगा। तो हैमिल्टोनियन जो है ऑपरेटर वो बन जाएगा। अब इनकी फॉर्म्स अगर हम डाल दें तो ये आपके पास इस किस्म का बन जाएगा, ओमेगा नॉट 0 0 माइनस ओमेगा नॉट। ये आपका एस जी ऑपरेटर आपने, ठीक है ना, एस जी ऑपरेटर को जो ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई किया वो है 1 0 0 माइनस 1, और आपने इधर जो है वो ओमेगा नॉट से जब मल्टीप्लाई किया है तो ये आपके पास बन गया। फिर आपके पास आ जाता है ओमेगा 1, ये एस एक्स ऑपरेटर को जब कॉस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा, क्योंकि 0 1 1 0 है ना वो। और फिर आपके पास आ जाता है एच बार बाई 2 बाहर ले लिया। इसके बाद आपको एस वाई को आपने लिखना है। एस वाई में जो है ना ये माइनस आई आ जाता है, और इसके बाद अब साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और इधर जो है आपके पास आई साइन ओमेगा टी, और ये आपके पास। अब इसमें आपने यहाँ पे ये जो है ना आपका बेसिकली एस एक्स एच बार बाई 2 को भी मल्टीप्लाई करके तो ये एस जी बन जाता है आपको विद ओमेगा नॉट। ये जो है आपका बेसिकली कॉस ओमेगा टी एच बार बाई 2 जो बाहर लगा हुआ है ना उसको शामिल करके ये एस एक्स बन जाएगा। और इसी तरह जो है ये वाला जो हिस्सा है ये साइन ओमेगा टी एस वाई, ठीक है। ज़हन में रखें कि ये इधर 3 फ्रीक्वेंसीज नज़र आ रही हैं, एक ये ओमेगा नॉट है, एक ओमेगा 1 है, और एक ये ओमेगा है। ओमेगा नॉट और ओमेगा 1 जो है ये लार्मर फ्रीक्वेंसीज हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड B0 एंड B1, जो मैग्नीट्यूड्स हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के, जो जी डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड B0 है, और जो ये एक्स और वाई डायरेक्शन में है, एक्स वाई प्लेन में जो है उसका की जो का मैग्नीट्यूड B1 है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग
नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इज़ ओमेगा 1। और ओमेगा जो आ रहा है इधर, ये वाला जो ओमेगा आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये ओमेगा जो है ये ड्राइविंग फील्ड की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि आप जो है ना मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट करा रहे हैं। तो आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड है, और किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और वो फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा है। तो ध्यान में रखेंगे 3 फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। 2 इसकी ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज हैं और एक ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इन सबको टर्म्स को, ये मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है, और इसको सिंपलीफाई करें, ऐड करके अगर मैं लिखूँ इसको, तो ये आपके पास, अच्छा इसको ज़रा मिटा देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा नॉट ओमेगा 1 कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में तो ऑफ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है इनमें सिर्फ ऑफ डायगनल एलिमेंट्स हैं, तो ये ऐड होंगे। यहाँ तो ज़ीरो हैं वो ऑफ डायगनल एलिमेंट्स पहले वाले में। तो ये ओमेगा 1 कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे जो है माइनस ओमेगा नॉट आ गया। ठीक है ना, ये आपके पास बेसिकली आ गया। अब इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा नॉट ओमेगा 1 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी, ओमेगा 1 एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी, और यहाँ पे माइनस ओमेगा नॉट। तो ये आपका जो है बेसिकली ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपका आ गया, एंड दिस इज़ अ 2x2 हैमिल्टोनियन 2x2 matrix once again in the SZ basis, in the SZ representation, but it is important is it's a time dependent one, time dependent। ठीक, आपको याद होगा पहले जो है ना ये टाइम डिपेंडेंट फैक्टर्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमारे जो फील्ड थे वो ऑसिलेट नहीं कर रहे थे। पिछले एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक। अच्छा, अब हमने जो बेसिकली जो है श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी है। श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है कि अब इस सिस्टम की अगर हमने स्टेट्स मालूम करनी है, टाइम इवॉल्व्ड स्टेट, अगर गिवन इनिशियल स्टेट हमें हो, और हमें लेट्स से वी गिवन सम इनिशियल स्टेट, हमें अगर ये स्टेट दी हुई हो कि साई 0 जो इनिशियल है वो मिसाल के तौर पर प्लस स्टेट है, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट टाइम टी वी विल फाइंड द सिस्टम इन द माइनस स्टेट। ये अगर हमसे सवाल इस तरह का पूछा जाए, तो अब हम वो वाली प्रिस्क्रिप्शन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते कि प्लस है उसको एनर्जी आइगन बेसिस की में एक्सपेंड करें एंड सो फोर्थ। तो अब हमें जो है इस हैमिल्टोनियन को, टाइम एवोल्यूशन जो है वो हमें हैमिल्टोनियन से मिलेगा। अब हमें मगर स्टेट्स कैसे टाइम के साथ इवॉल्व होती हैं इस हैमिल्टोनियन को लेके, उसके लिए हमें श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने में we will need to solve the time dependent Schrodinger equation। वो हमें बताती है ये इक्वेशन कि स्टेट्स टाइम के साथ कैसे इवॉल्व करते हैं। इनिशियल स्टेट हमें दी हो, फाइनल स्टेट क्या होगी उसको आपको जो है श्रोडिंगर इक्वेशन में को सॉल्व करके हासिल करना होगा। एंड दिस ऑल्सो होल्ड्स फॉर टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियंस, और हमारा केस ही टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन वाला है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम स्टेट को किसी भी बेसिस में एक्सप्रेस कर सकते हैं,
मगर हम क्योंकि अपने हैमिल्टोनियन को ऊपर जो है ना एससी बेसिस में कर रहे हैं, तो लेट्स राइट द स्टेट इन दिस फॉर्म, इन दिस बेसिस। स्टेट को किसी बेसिस में एक्सप्रेस करना है, तो हम कंप्लीट बेसिस हमारे पास मौजूद हैं, मुख्तलिफ हमारे पास चॉइसेस हैं एस के कंपोनेंट की, मगर प्लस और माइनस जो एस डी बेसिस है वो हमारे लिए कन्वीनियंट है, बिकॉज वी बिन यूजिंग दैट। ऊपर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास सारी रिप्रेजेंटेशन है एक्स एस एक्स एस वाई एस सी ऑपरेटर्स की उनकी टर्म्स में, और अब हमने हैमिल्टोनियन भी इस बेसिस में लिख लिया है। तो हम अपनी जो स्टेट है साई एट टाइम टी, उसको भी हम इस बेसिस में लिख लेते हैं। इसमें जो है कोफिशेंट्स वो अब टाइम डिपेंडेंट कोफिशेंट्स, जो साई की सारी टाइम डिपेंडेंस है स्टेट की, वो इन कोफिशेंट्स में आ गई है। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें इसी बेसिस के अंदर, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं साई प्लस टी और साई माइनस टी। ये तो हम जानते हैं ना, क्योंकि ये प्लस जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में 1 0 है और ये 0 1 है, तो उससे इस्तेमाल करते हुए आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये इस फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, तो फिर ये हम इधर सब्स्टिट्यूट करें, बेसिकली ये वाली जो फॉर्म है इसको इधर हम सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन की ये फॉर्म बन जाती है डी बाई डी टी, यानी जो हमने सॉल्व करनी है। नाउ वी हैव टू एक्चुअली सॉल्व फॉर सी प्लस एंड सी माइनस। हैमिल्टोनियन क्या है, वो ये गिवन है, ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इधर आएगा ना, वो ये गिवन है, वो हमारा हैमिल्टोनियन ये है, ओमेगा नॉट ओमेगा 1 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी, ओमेगा 1 एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी माइनस ओमेगा नॉट और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो ये दो आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी। एक आ जाएगी आपके पास आई एच बार, डेरिवेटिव को जो है ना हम डॉट से ज़ाहिर करने लगे टाइम डेरिवेटिव को, डी टी इज़ एच बार ओमेगा नॉट ओवर 2, ये तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सी प्लस टी प्लस एच बार ओमेगा 1 ओवर 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी सी माइनस टी, और दूसरी इक्वेशन आपके पास सी माइनस वाली जो है सी माइनस टी एच बार ओमेगा 1, ये चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात, आई ओमेगा टी, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो इक्वेट करेंगे, तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगे। सी माइनस टी, ठीक है, तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। और मगर ख़ास इसमें ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हैं, इसलिए क्योंकि ये कपल्ड, ये फर्स्ट ऑर्डर्ड कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। लेकिन सी प्लस वाली इक्वेशन के अंदर सी माइनस भी आ रहा है और सी माइनस में सी प्लस आ रहा है, तो ये कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे रुकते हैं, और फिर इसको मज़ीद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और